नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए कौन से मूड स्टेबलाइज़र दवाएँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं। साइकियाट्रिस्ट कौन सी मूड स्टेबलाइज़र कैटेगरी वाली दवाइयाँ बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन या मेनिया को कंट्रोल करने के लिए, उनके लक्षणों को रेगुलेट करने के लिए, दूर करने के लिए कौन सी मूड स्टेबलाइज़र दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो आपके इलाज का सबसे अहम हिस्सा है दवाइयाँ। इसी के साथ आपको साइकोथेरेपी, लाइफ़स्टाइल चेंजेस मतलब अच्छे लाइफ़स्टाइल चॉइसेस बनाना और साथ ही कई सारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ लर्न करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि दवाइयाँ आपके इलाज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, बिना दवाओं के इलाज संभव नहीं है। इसलिए कई तरह की दवाइयाँ बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। क्योंकि एक तरह की दवाई अक्सर सभी पेशेंट्स पर काम नहीं करती, इसलिए एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइज़र्स और कई बार एंटीसाइकोटिक दवाएँ या एंटी एंग्ज़ायटी दवाएँ भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को नियंत्रित करने के लिए। इन सभी कैटेगरीज़ में से मूड स्टेबलाइज़र्स जो हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकेशंस होती हैं, जो बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं और आम तौर पर सबसे ज़्यादा यही प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए दवाएँ प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो उनमें से चांस पूरे हैं कि या तो सारी दवाएँ या ज़्यादातर दवाएँ जो आपको दी गई हैं, वे मूड स्टेबलाइज़र कैटेगरी की ही होंगी। ये जो दवाएँ होती हैं, मूड स्टेबलाइज़र दवाएँ, ये हाई और लो जो आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, मतलब तेज़ी आ जाती है और बहुत उदासी और धीमापन आ जाता है, दोनों को नियंत्रित करने में अलग-अलग फ़ेजेज़ में मतलब अलग-अलग एपिसोड्स में इनको कंट्रोल और रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। जिनमें से मेन टारगेट होता है कि मेनिया या हाइपोमेनिया के रिस्क को बचा के रखना। मतलब डिप्रेशन का फ़ेज़ आता है और उस डिप्रेशन के फ़ेज़ में जब दवाएँ दी जाती हैं, तो अक्सर मूड जब हाई हो जाता है, मतलब कहने को तो मूड इम्प्रूव होना है, मूड बेटर होना है, पर्सन को खुश रहना है, पर वह अक्सर इतना तेज़ हो जाता है उनका मूड, इतना हाई हो जाता है कि वो मेनिया या हाइपोमेनिया की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। तो मेनिया या हाइपोमेनिया में वह ना जाए मूड, इसलिए उसे स्टेबलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए इन दवाओं को मूड स्टेबलाइज़र कहा जाता है। मतलब ना ये एक दिशा में काम करती हैं, ना ये दूसरी दिशा में काम करती हैं। ये दोनों दिशाओं पर इक्वल नियंत्रण बना के रखती हैं, इसलिए इनको स्टेबलाइज़र कहा जाता है। मतलब जो स्टेबल करने में हेल्पफुल होती हैं। मूड को स्टेबल करने में जो दवाइयाँ हेल्पफुल होती हैं, उन्हें मूड स्टेबलाइज़र कहा जाएगा। जैसे आपके घरों में एसी या फ्रिज के साथ एक स्टेबलाइज़र लगा होता है, जो कि वोल्टेज को हाई या लो दोनों होने से बचाता है। या तो बहुत हाई होने से रोकेगा या बहुत लो होने से भी रोकेगा, क्योंकि दोनों मामलों में फ्रिज को या एसी को या कोई भी जो हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको स्टेबलाइज़ करने का काम करता है आपके घर का स्टेबलाइज़र। उसी तरीके से मूड को भी बहुत हाई या बहुत लो होने से रोकता है मूड स्टेबलाइज़र दवाई। तो अगर मेनिया है और अगर आपको मूड को स्टेबलाइज़ करने के लिए दवा दी गई है, तो वो मेनिया को कम करेगी। तो डिप्रेशन में ना चला जाए पर्सन, उसमें भी हेल्प करती है मूड स्टेबलाइज़र। तो ऐसे में अलग दवाई देने की अक्सर ज़रूरत नहीं होती, एक ही दवा से या एक ही कैटेगरी की दवा से काम बन जाता है। तो कौन-कौन सी मूड स्टेबलाइज़र दवाइयाँ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं? लिथियम जो है, वह सबसे पहली मूड स्टेबलाइज़र दवा थी, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए खोजी गई या उसके फ़ायदे देखे गए, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्पटम्स को कंट्रोल करने में हेल्प होती है और यह आज भी यूज़ की जाती है। इसके बाद आती हैं एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशंस, जो कि वैसे तो सीज़र डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं, या ये कहें कि उसके लिए बनाई गई थी या उसके लिए खोजी गई थी सबसे पहले। सीज़र डिसऑर्डर मतलब जिसमें दिमाग का दौरा पड़ता है, जैसे कि एपिलेप्सी। पर ऐसा देखा गया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं, उनको भी रेगुलेट करने में ये एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशंस यूज़फुल होती हैं। तो इस वजह से इसमें भी यूज़ कर ली जाती हैं। दूसरी कुछ मेडिकेशन की कैटेगरीज होती हैं, जैसे एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स मतलब जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स
या एक्यूट ट्रांजिएंट जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें यूज की जाती हैं। ये एंटीसाइकोटिक दवाएं भी बाइपोलर डिसऑर्डर में खासकर कि डिल्यूजनल सिम्टम्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत इस्तेमाल में लाई जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो एंटीसाइकोटिक दवाएं भी किसी ना किसी तरह से थिंकिंग को और कई सारे मूड या थिंकिंग के जो दूसरे जो बिहेवियर वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे गुस्सा ज़्यादा आना या इस तरीके के कुछ सिम्टम्स, उनको कंट्रोल करने में एंटीसाइकोटिक दवाएं भी यूज़ में लाई जाती हैं। साथ ही साथ जो थोड़ी कम इस्तेमाल में लाई जाती हैं पर फिर भी उनको यूज़ किया जाता है, वो होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स होते हैं और इन्हें भी कई बार बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ कर लिया जाता है। तो आइए अब इन दवाओं को विस्तार से डिटेल में इन पर बात करते हैं और मैं बताता हूँ कि किस तरह से कौन सी ये जो दवाएं हैं ये कैसे प्रिस्क्राइब की जाती हैं और इनके क्या फायदे या साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले आती है लिथियम, जो कि सबसे पहला मूड स्टेबलाइजर था जो कि यूज में लाया जाता था। लिथियम बहुत एक्सीलेंट ट्रीटमेंट है मेनिया या हाइपोमेनिया के सिम्टम्स को कम करने के लिए और इसके एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स भी होते हैं। मतलब जब मूड में तेजी आई है तो उसको लो करने में भी हेल्प करेगी। साथ ही साथ जब डिप्रेशन में पेशेंट है तो उसको एंटी डिप्रेसेंट का फायदा भी देगी, मतलब मूड को बेटर करने का काम भी करेगी। लिथियम जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमन है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है कि ना ही सिर्फ साइकाइट्रिस्ट जबकि जनरल फिजिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट और भी कई दूसरे तरह के जो फिजिशियंस, डॉक्टर्स होते हैं वे भी इसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं अक्सर जब भी मूड से रिलेटेड सिम्टम्स पेशेंट शो करता है। हालांकि इसके लिए साइकाइट्रिस्ट का रेफरल लेना बहुत ज़रूरी होता है, पर फिर भी कई बार पेशेंट के सिम्टम मैनेजमेंट में कुछ दूसरे डॉक्टर्स भी इसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लिथियम जो है वह पहली ऐसी दवा थी जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में अप्रूव की गई थी। या ये भी कहेंगे कि लिथियम सबसे पहले बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ही अप्रूव की गई थी, बावजूद इसके कि वो दूसरी कंडीशंस में भी ट्रीटमेंट में लाई जाती थी, इस्तेमाल में लाई जाती थी, प्रिस्क्राइब की जाती थी। बहुत सारे दूसरे ऐसी मेडिकल कंडीशंस या सिम्टम्स थे जिनके अंदर कंट्रोल करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए लिथियम का उपयोग होता था। पर इसको जो अप्रूवल था वो सबसे पहले मूड स्टेबलाइजर के तौर पे ही मिला। तो ये भी एक फैक्ट है जिससे हम देख सकते हैं कि लिथियम को कितना इफेक्टिव देखा जाता है, कितना अच्छा ये असर लाती है बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में और साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकली भी, मतलब पिछले कई दशकों से अगर देखें तो बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस इसकी आज भी बनी हुई है और ये हमेशा से एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन रही है। इस हद तक इम्पोर्टेंट रही है कि इतने सारे अलग-अलग सिम्पटम्स को बॉडी के, ब्रेन के कंट्रोल करने के बावजूद इसको अप्रूवल सिर्फ सबसे पहले बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ही मिला। मतलब सभी दूसरे लक्षणों के मुकाबले मूड स्टेबलाइजर का जो इसका रोल था, इफेक्ट था, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा बड़ा असर देखा गया। उसी के लिए सबसे पहले इसको अप्रूव कर दिया गया। अगर आपके डॉक्टर आपको लिथियम प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको कुछ रेगुलर ब्लड टेस्ट कराने होंगे, यह देखने के लिए कि आपके ब्लड में लिथियम के लेवल हमेशा एक ऑप्टिमल लेवल पर मेंटेन्ड हैं या नहीं। ये वो लेवल होते हैं जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाने के लिए जरूरी होते हैं। कई बार कई पेशेंट्स में हो सकता है कि ब्लड लेवल्स लिथियम के एप्रोप्रिएट ना हो, जिस वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को रेगुलेट करने में लिथियम का असर ना देखने में आ पाए, या कई बार बहुत ज़्यादा लेवल हो जाते हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ब्लड टेस्ट ज़रूरी होते हैं ताकि लिथियम के ब्लड में लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जा सके और उस हिसाब से डोजेज को चेंज किया जा सके। क्योंकि ज़्यादा डोजेज टॉक्सिक हो जाएगी या बहुत कम डोजेज उसकी इफेक्ट नहीं ला पाएगी, असर नहीं ला पाएगी। डॉक्टर शुरू में तो डोजेज जो होता है वो बिल्कुल एक रेगुलर स्टैंडर्ड डोजेज देता है, मतलब जितनी दी जानी चाहिए उतनी डोज दे देते हैं। पर ब्लड टेस्ट की मदद से देखा जाता है कि ब्लड में जो लिथियम के जो इफेक्ट हैं वो किस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि ये हर इंसान की इम्यून सिस्टम और लिवर के और कुछ दूसरे एंजाइम्स के काम करने की क्षमता और उनके नेचर पे डिपेंड करता है। तो कई बार हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स, एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो लिथियम को ठीक तरीके से मेटाबोलाइज करने में हेल्प या तो नहीं करते या बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज कर देते हैं। इसीलिए हर इंसान का जो मेटाबॉलिज्म है जो लिथियम का ब्लड के अंदर, वो अलग-अलग तरह से होता है। इसलिए इसके ब्लड लेवल्स को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर कि लिथियम जो है वो किडनीज़ के द्वारा जो है प्रोसेस किया जाता है, मतलब वहाँ पर ये किसी न किसी तरह से जाता है ये। तो किडनी के फंक्शन को ये अफेक्ट करता है लिथियम।
तो इसलिए आपको अक्सर किडनी के फंक्शन का भी टेस्ट कराना पड़ेगा जब आप इस मेडिकेशन को ले रहे होंगे। थायराइड के फंक्शन को भी रेगुलेट किया जाता है जब आप लिथियम की दवा ले रहे होते हैं। तो ये 2-3 टेस्ट तो आपको रेगुलरली कराने पड़ सकते हैं, या अगर आपके डॉक्टर रेगुलरली आपको कह रहे हैं इन टेस्ट को कराने के लिए, तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये टेस्ट आपको कराने ज़रूरी हैं। इससे डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं आपके बारे में, जिससे वो देख पाते हैं कि इलाज सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, और इलाज सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं। इसी के साथ अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उस वजह से लिथियम के जो लेवल है वो बढ़ जाते हैं। सो अक्सर डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे या आपको सजेशन देंगे कि आप जब लिथियम ले रहे हो तो बहुत सारा पानी या फ्लूइड इनटेक किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा जूस, पानी या कुछ ऐसी चीज़ें पिया करो जिससे कि आपके ब्लड में, आपके बॉडी में पानी जो है वो बराबर मात्रा में बना रहे। क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो लिथियम के लेवल बढ़ जाएंगे, और लिथियम के ब्लड लेवल बढ़ने की वजह से साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, और बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जैसे कि किडनी पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है जिससे कि वो डैमेज हो सकती है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है दवाओं की एंटी कॉन्वुल्सेंट्स। एंटी कॉन्वुल्सेंट जो है ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स में रिलीफ देती हैं। इनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीजर डिसऑर्डर्स, मतलब दौरे पड़ने वाले जो बीमारियां हैं जिनमें दौरे पड़ते हैं, या जिसे कहें कि एपिलेप्सी होती है, वहां पर इन दवाओं को यूज किया जाता है मेनली। सबसे ज्यादा जो कॉमनली एंटी कॉन्वुल्सेंट दवा है जो बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज की जाती है वह होता है वेल्प्रोइक एसिड। हालांकि ये सीजर डिसऑर्डर के लिए यूज की जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो दवा दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। आपको तो कभी दौरे पड़े नहीं, आपको तो एपिलेप्सी हुई नहीं, तो आप सोचेंगे कि मुझे क्यों दी जा रही है। चीज ये नहीं है, अक्सर होता ही है कि एक ही दवा कई तरह के सिम्टम्स को ठीक कर सकती है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। जरूरी नहीं है कि उसको आपको इसीलिए दिया जाए क्योंकि आपको दौरे पड़ते हैं, या आप ये सोचें कि अच्छा इससे तो दौरे पड़ते हैं तब ये दी जाती है, क्या पता इस दवा से उल्टा असर आ जाए और मुझे दौरे पड़ने लग जाए। ऐसा नहीं होता है। ये गलत धारणाएं कई पेशेंट्स में होती है। वो ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो दवा है जिस बीमारी के लिए दी जानी चाहिए वो तो मुझे दी नहीं जा रही, मुझे तो ये किसी और बीमारी के लिए ये दवा दे रहे हैं। मतलब मुझे तो बाइपोलर डिसऑर्डर है और मुझे ये दौरे पड़ने की दवा दे रहे हैं, ये गलत दवा दे रहे हैं, मुझे ये दवा नहीं लेनी चाहिए। या वो ये सोच लेते हैं कि ये तो दौरे पड़ने के इलाज में दी जाती है, मुझे गलत दवा दे रहा है डॉक्टर, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस दवा से मुझे भी दौरे पड़ने शुरू हो जाएं। ये बहुत गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता है। बीमारी होगी तो ही उसको ठीक करने में ही ये दवा काम करेगी, वो बीमारी खुद पैदा नहीं कर देगी ये दवा। सो ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज है, इसलिए कोई गलत जजमेंट ना बनाए, कोई गलत डिसीजन ना ले दवाओं के बारे में। दवाओं के बारे में आपको बहुत सारे इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स इंटरनेट पर पढ़ने में मिल जाते हैं, और आप सोच सकते हैं कि ये तो किसी और बीमारी के लिए यूज की जानी चाहिए, मुझे ये किसी और बीमारी के लिए दी जा रही है, तो ये डॉक्टर या तो गलत दवा दे रहा है, या मुझे जो है ये गलत असर करेगी दवा, या मुझ पर ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। ये सब मत सोचें, ऐसा नहीं है। एक दवा कई कई बीमारियों में दी जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, लिथियम भी जो है वो कई तरीके की बीमारियों में दी जाती है, और बाइपोलर डिसऑर्डर में उसके सबसे अच्छे इफेक्ट्स देखने में आते हैं क्योंकि उसके मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स होते हैं। उसी तरह से उसे अप्रूव भी किया गया। तो दवाओं की केमिस्ट्री, दवाओं का कुछ नेचर ऐसा होता है कि वो बॉडी में अलग अलग तरह से असर डालती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गलत दवाएं दी जा रही हैं। तीसरी कैटेगरी आती है एंटी साइकोटिक दवाओं की। जब बहुत एक्यूट एपिसोड होते हैं मेनिया के, मतलब जिसमें अचानक से एकदम से बहुत तेजी से मेनिया हो जाता है, बहुत सारे मेनिया के सिम्टम्स एकदम से प्रकट हो पड़ते हैं, तो उसमें काफी सारे साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं। मतलब बहुत डिल्यूजनल हो जाता है पेशेंट, बहुत वहम हो जाते हैं उसको, भ्रम हो जाते हैं उसको। और बाइपोलर डिसऑर्डर के करीब करीब 50% केसेस में एक्यूट मेनिया के एपिसोड आते ही हैं। तो ऐसे में अक्सर सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और कई बार ऐसे केसेस में ज्यादा लंबे समय तक भी एंटीसाइकोटिक प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये तब तक एंटीसाइकोटिक दवाएं अक्सर प्रिस्क्राइब की जाती हैं जब तक कि मूड स्टेबलाइजर जो हैं वे मेनिया के, या जो हाइपोमेनिया है अगर, उसके सिम्टम्स को धीरे धीरे वो कम ना कर दे। मतलब मूड स्टेबलाइजर अपना असर दिखाएगा, धीरे 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 मूड स्टेबलाइज हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे फिर एंटीसाइकोटिक दवा भी छुड़वा दी जाएगी। इस तरीके से ये दवा जो है एंटीसाइकोटिक दी जाती है अक्सर जब एक्यूट मेनिया फेजेस हो, या कई बार एक्यूट नहीं भी होता तो भी दी जाती है। स्पेशली जब, जैसे कि पहले भी बताया, डिल्यूजनल सिम्टम्स या कुछ ऐसे ग्रैंडियोसिटी वाले डिल्यूजन्स
ग्रैंडियोसिटी वाले आइडियाज हो तो वेलप्रोएट, लिथियम ये दी जा रही हैं जो आपके मूड को स्टेबल करेंगी, मतलब मेनिया को कम करेंगी, मूड पर इफेक्ट करेगी। फिर जैसे जैसे मूड स्टेबल हो जाएगा, आपकी थिंकिंग भी थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, फिर एंटीसाइकोटिक भी धीरे धीरे हटा दी जाएंगी। कुछ केसेस होते हैं जिनमें डिल्यूजनल होने की टेंडेंसी या मैनिक होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, उन्हीं में लंबे समय तक एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं। काफी सारी ऐसी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाएं होती हैं जिनको कि न्यूअर जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। उनके मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं और एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं उनकी। पहले एक दवाएं बनती थी जिन्हें टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता था, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे। अब जो ज्यादातर दी जाती हैं वे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, जो न्यू जनरेशन एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। इनके थिंकिंग और साइकोटिक सिम्टम्स को कंट्रोल करने के अलावा मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। मतलब ये थिंकिंग के अलावा, बिहेवियर के अलावा हमारे इमोशंस पर भी असर अच्छा डालती है। तीसरी कैटेगरी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि बेसिकली बीपी का, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में यूज की जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर को, या इररेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं जब दिल की धड़कन रेगुलर नहीं रहती, या कुछ दूसरी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाइयां दी जाती हैं। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं ये, उनके मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी देखे गए हैं, तो वो जो है मूड स्टेबलाइजर के तौर पे भी कई पेशेंट्स में दी जा सकती हैं। बाकी दवाओं के मुकाबले, लिथियम एंटीसाइकोटिक्स के मुकाबले, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो दिन में 1 या 2 डोजेस से ज्यादा ली जाती हैं। मतलब हाई डोजेस पे इनको लिया जाता है और कई बार तो 6 बार भी दिन में लिया जाता है इनको, ताकि ये बाइपोलर के सिम्टम्स को कम कर सकें। सो हो सकता है डॉक्टर कहे कि सुबह लेना है, 4 घंटे बाद फिर लेना है, 2 घंटे, 4 घंटे बाद, ऐसे ऐसे कर करके वो कहें कि आपको कई अलग अलग टाइम पर ये दवा लेनी है, क्योंकि तभी ये बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प कर पाती हैं। इनको सबसे पहले नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता, मतलब किसी को अगर बाइपोलर डिसऑर्डर का ऑनसेट हुआ है या कोई एपिसोड हुआ है मेनिया का या कुछ डिप्रेशन का, तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहली दवा जो है वो ये दे दी जाएगी। ये अक्सर तब दी जाती है जब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है, मतलब लिथियम एंटीसाइकोटिक ये सब वर्क नहीं कर रही, या इनका इफेक्ट जो है वो बहुत कम आ रहा है, तो उस केस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाली जो दवाएं हैं वो तब दी जाती हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे अक्सर नहीं दी जाती। या ये कहें कि अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर दें तो इनका इफेक्ट बहुत कम होगा, तो फायदा नहीं होता इनसे। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है बेंजोडायजेपाइन्स। ये एंटी एंजाइटी वाली मेडिसिन होती हैं, बेंजोडायजेपाइन्स कहते हैं। ये भी कई बार मेनिक सिम्टम्स को एकदम से कंट्रोल करने में यूजफुल होती हैं, प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, क्योंकि इनके भी मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि मूड स्टेबलाइजर दवाइयां जो होती हैं वो थोड़ा धीरे धीरे असर लाती हैं, और ऐसा हो सकता है कई पेशेंट्स में एकदम से हमें असर लाना होता है, एकदम से पेशेंट की कंडीशन को बेटर करना होता है, एकदम से पेशेंट के डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड को हमें रेगुलेट कंट्रोल करना होता है। उस केस में अगर मूड स्टेबलाइजर दवाओं पर ही अगर भरोसा कर लिया जाए या उन्हीं को अगर दे दिया जाए, उन्हीं पर रिलाई किया जाए, तो अक्सर वो धीरे धीरे इफेक्ट लाएंगी, तो पेशेंट पूरा कंट्रोल में नहीं आ पाता, पेशेंट के सिम्टम्स बहुत अच्छे से कंट्रोल में नहीं आ पाते, मैनेज नहीं हो पाते। तो ऐसे में जो बेंजोडायजेपाइन्स हैं, एंटी एंजाइटी वाली जो दवाएं हैं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में दी जाती हैं, वो प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, क्योंकि ये मेनिया के जो एक्यूट सिम्टम्स हैं या जो बहुत इंटेंस सिम्टम्स हैं, उनको एकदम कम करने में हेल्पफुल होती हैं। तो रैपिड अगर कंट्रोल चाहिए, रैपिड डिक्रीज चाहिए या रिडक्शन चाहिए सिम्टम्स में, मेनिया के खासकर, तो उस केस में एंटी एंजाइटी दवाएं दे दी जाती हैं। ये सेडेटिव्स का काम करती हैं, मतलब थोड़ा बेहोशी सी लाती हैं, ड्राउजीनेस आती है इनको लेने से, जिस वजह से पेशेंट को नींद ज्यादा आती है। तो नींद ज्यादा आने की वजह से पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाना आसान हो जाता है, और इस तरह से पेशेंट की उत्तेजना, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी वो भी कंट्रोल हो जाती है, नींद भी आ जाती है, और काफी सारे जो मसल स्पैज्म्स हैं, मतलब मांसपेशियों में अकड़न सी जो होती है, उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करती हैं। ये जो मेडिसिन होती हैं ये आमतौर पर इंसोम्निया, मतलब स्लीप मेडिकेशंस के तौर पे यूज की जाती हैं, इंसोम्निया को कंट्रोल करने में, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूजफुल होती हैं, मसल स्पैज्म्स जो होते हैं जिसमें मसल्स में बहुत अकड़न आ जाती है, उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं, साथ ही साथ दौरों को कम करने में, जो एपिलेप्सी वाले दिमाग के दौरे होते हैं उनको कम करने में आमतौर पे ये बहुत अच्छी
इफेक्ट लाती हैं, बहुत यूजफुल होती हैं, उनमें अक्सर इनको यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंसोम्निया में, नींद की प्रॉब्लम्स में ये इस तरह से इफेक्टिव होती हैं कि नींद का एक नॉर्मल शेड्यूल हमारा बना देती हैं। तो अक्सर मेनिया की वजह से पेशेंट की नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी होती है, कई कई दिन तक, यहां तक कि कई बार 4-4 6-6 दिन, एक एक हफ्ते तक भी पेशेंट सोता नहीं है बिल्कुल। उस केस में मेनिया के सिम्टम्स तो कम होंगे ही होंगे इन दवाओं की हेल्प से, साथ ही साथ उसकी जो स्लीप साइकिल है, मतलब एक टाइम पर नींद का आ जाना और एक पर्टिकुलर टाइम पर नींद का खुल जाना, ये जो स्लीप साइकिल है ये भी मेंटेन करने में हेल्प होती है, और नींद का एक रेगुलर पैटर्न जो है वो इन दवाओं से बन जाता है अक्सर। तो इस तरह से इसका जो नींद पर आया हुआ जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट मेनिया में भी हेल्पफुल हो रहा है और नींद लाने में भी हेल्पफुल हो रहा है। तो कह सकते हैं कि एक ही तीर से दो निशाने हो रहे हैं। मेनिया भी कम हो गया, थोड़ी बेहोशी बनी, नींद ज्यादा आ गई, तो ये तो कह सकते हैं कि ड्राउजीनेस है, नींद बहुत आ रही है, कई कई घंटे तक पेशेंट जो है वो सो रहा है, पर साथ साथ उसकी अंदर से ब्रेन में स्लीप साइकिल भी मैनेज हो रही है, वो भी मेंटेन हो रही है, उसको भी नॉर्मल करने का काम कर रही है ये दवाएं। क्योंकि हम सभी में स्लीप की एक साइकिल होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें दिन में नींद आ जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उठ जाते हैं अक्सर। और ये जो नेचुरल साइकिल होती है, जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो उस केस में भी बेंजोडाइजेपाइन्स दी जाती हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि बाइपोलर में भी ये इफेक्ट हो रही है स्लीप साइकिल, बाइपोलर में भी मेनिया की वजह से पेशेंट जो है वो ठीक से रेगुलरली सो नहीं रहा है। तो ऐसे में दोनों इफेक्ट्स ले आती है ये मेडिसिन, मेनिया के सिम्टम्स को हेल्प करने में भी और इंसोम्निया वाले सिम्टम्स में भी। यहाँ ये सारी जो कैटेगरी है मेन दवाओं की, इसके बारे में अब ये जानकारी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी जो है ये काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। इस जानकारी से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी सारे आपके कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, गलत विचार हैं, गलत धारणाएँ हैं, वो भी शायद ठीक हो पाएँगी। इस जानकारी से फ़ायदा लेकर आप अपने ट्रीटमेंट को सही दिशा दें, सही डायरेक्शन दें और सही जजमेंट लें। अपने आप दवाइयाँ नहीं छोड़नी। होता क्या है कि बायपोलर डिसऑर्डर की जो दवाएं होती हैं, वो अक्सर थोड़ा समय लेती हैं अपना असर लाने में। ज़्यादातर जो एंटी डिप्रेसेंट और जो मूड को चेंज करने वाली जो दवाएं होती हैं, वे करीब-करीब महीना ले ही लेती हैं अच्छा असर दिखाने में। खासकर कि तब जब डिप्रेशन के सिम्पटम्स को दूर करना हो। तो जैसा कि बताया ऊपर कि मेनिया के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि लिथियम हो गई या एंटी कन्वुल्सेंट्स हो गए या बेंजोडाइज़ेपाइन्स हो गई, एंग्जायटी वाली दवाएँ, ये थोड़े फास्ट रिलीफ लाती हैं सिम्पटम्स में, पर बाकी जो ज़्यादातर जो दवाएँ हैं, मूड स्टेबलाइज़र्स जो हैं, वे बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्पटम्स को कंट्रोल में लाने में थोड़ा समय लेती हैं। हालाँकि हर केस में महीना 2 महीना लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ में 2 हफ्ता, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इतने तक ले लेती हैं अक्सर ये दवाएँ थोड़ा टाइम। तो बेंजोडाइज़ेपाइन्स जैसी दवाओं को अगर छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर दवाएँ समय तो लेंगी, पूरी तरह से अपने असर को दिखाने में। थोड़ा असर दिख जाएगा शुरू में, पर ज़्यादा अच्छा असर कुछ समय के बाद ही दिखेगा, जिसमें कुछ हफ्ते लग जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप दवाओं को छोड़ें ना ऐसे समय में, दवाओं से बिल्कुल हताश ना हों, किसी भी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स या उनके जो और कुछ दूसरे गलत प्रभाव देखने में आ रहे हैं, उनसे डरें ना। उनका या तो अपने डॉक्टर से बात करके उपचार कर लें या फिर दवाइयाँ अगर बदली जा सकें किसी केस में, तो दवाइयाँ भी बदली जा सकती हैं। तो ऐसे में इलाज के प्रति मोटिवेटेड रहना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर का अगर दवाओं से इलाज ना किया जाए तो वो बहुत घातक परिणाम ले आता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, बहुत डिसेबलिंग सी कंडीशन हो जाती है। पेशेंट जो होता है, पर्सन जो होता है, वह अपने रोज़मर्रा के काम ठीक से नहीं कर पाता, बैलेंस लाइफ में नहीं बना पाता। तो एक बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि दवाओं को पहले थोड़ा समय दिया जाए असर लाने के लिए, और इस बीच जब तक असर आ रहा है, जब तक दिख रहा है कि वो धीरे-धीरे असर लाएँगी, तब तक आप क्या करें, काउंसलिंग या साइकोथेरेपी लेना शुरू कर दें, रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, अच्छा अपना स्लीप शेड्यूल बनाना शुरू कर दें, नींद अपनी अच्छी कर लें, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है नींद पर। नींद जो होती है वो सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो नींद को अपना मैनेज करने पर ज़रूर अच्छे एफर्ट्स लें। एक अच्छा सोशल सपोर्ट नेटवर्क बनाएं। आसपास दोस्त, परिवार के लोग या जो भी ऑफिस में, वर्क प्लेस पे जो भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके साथ थोड़े घुल मिल के रहें, उनके साथ थोड़े जुड़े रहें,
उनसे अलग ना हो जाएँ, अलूफ़ ना हो जाएँ। तो उनसे थोड़ा कॉन्टैक्ट और नेटवर्क अपना बना के रखें। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी अपना जो कॉन्टैक्ट है वो लोगों से बना के रखें। साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट ज़रूर लें, अपना खान-पान, अपना लाइफ़स्टाइल ज़रूर मैनेज करें। ये सारी चीज़ें मैनेज करना अगर आप शुरू कर देंगे तो जब तक दवाएँ असर लाएँगी, जब तक धीरे-धीरे दवाओं का पूरा असर आएगा, आप भी बेहतर होते जाएँगे धीरे-धीरे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको बेटर कंडीशन में ले आएँगी और आपका बाइपोलर का ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल होगा, सारे अलग-अलग टाइप के ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशंस के साथ। इस तरह से एक बड़ा फ़र्क आप देखेंगे अपनी कंडीशन में और एक चेंज आप खुद में देख पाएँगे जब आप दवाओं के साथ-साथ अपना बाकी का लाइफ़स्टाइल और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी, बिहेवियरल मैनेजमेंट भी साथ-साथ करते रहें। तो ये जो वीडियो है, ये अब यहीं समाप्त होती है। आपको अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, अपना कोई फीडबैक दें, कोई सवाल पूछें और आपके जो भी सवाल होंगे, उनके रिस्पॉन्स में या तो मैं जवाब दूँगा या अगर ज़रूरत हुई, तो एक वीडियो भी बना लूँगा उसके रिस्पॉन्स में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि उससे आपको और भी कई सारे वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन जो है वो मिलता रहेगा। मैं और भी जो बहुत सारे वीडियोज़ यूज़फुल वीडियोज़ जो आपके लिए और आप ही की तरह दूसरे लोगों के लिए जो बनाता हूँ, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आप उन्हें देख पाएँगे और रिलेवेंट और एक्यूरेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप उनकी मदद से ले पाएँगे, जो आपके ट्रीटमेंट में आपको हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।